सफेद बरगद का पेड़। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पे ज़रूर लिखें कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तूफानी रात थी, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, सड़कों की बिजली भी गुल थी। आज चारू को अपने ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई थी। उसके सभी सहकर्मी जा चुके थे, इसलिए किसी का साथ मिलना भी मुश्किल था। कुछ देर उसने ऑफिस के बाहर ऑटो या टैक्सी का इंतजार किया, पर जब उसे किसी भी वाहन के आने की संभावना ना के बराबर लगी तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ चल दी। उसने सोचा, रास्ते में कोई ऑटो मिल जाएगा तो कर लूँगी। उसके ऑफिस से उसका घर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। देरी की हड़बड़ाहट में उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर गया और अब वो ऑन ही नहीं हो रहा था। ऐसे मुश्किल समय में मोबाइल खराब होने से चारू बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अब वो अपने घर से भी किसी को नहीं बुला सकती थी। वो तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ लगभग दौड़ने लगी। उसका घर अब करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर था। अंधेरे में उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर गई। वो घुटने के बल गिरी थी, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वो अपना घुटना सहलाने लगी तो उसे अपने हाथ में कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। अंधेरे में वो देख तो नहीं पाई, पर उसे एहसास हुआ जैसे उसके घुटनों से खून बह रहे हों। वो अपने आप को संभाल पाती तभी उसकी आंखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ी। वहाँ से कुछ लड़कों की आवाज़ें भी आ रही थी। वो एक दूसरे से हंसते हुए कह रहे थे, आज तो मज़ा आ जाएगा, तूफानी रात और लड़की का साथ। यह सब सुनकर चारू के कान खड़े हो गए। वो हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागी और ऐसी भागी कि उसने अपने घर में ही जाकर दम लिया। वो बिना किसी से कुछ बोले सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके घर के बराबर ही एक बरगद का पेड़ था, जो उसके कमरे की खिड़की से साफ दिखता था। उसने हल्का सा पर्दा हटाकर देखा, वो सभी लड़के उस पेड़ के चारों तरफ उसे खोज रहे थे। चारू खिड़की बंद करके अपने बेड पर लेट गई और वो पूरी तरह से कांप रही थी। तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आई तो वो अपनी मम्मी को सब कुछ बताकर रोने लगी। उसकी मम्मी ने उसे खाना दिया और उसके जख्मों पर मरहम भी लगाया। उसकी मम्मी के जाने के बाद चारू का मन तो कर रहा था कि फिर से एक बार बाहर उन लड़कों को देखने का, कि वो चले गए या फिर वही खड़े हैं, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी तरह उसकी आंख लगी और वो सो गई। सुबह घर में शोर शराबे की आवाज़ से उसकी आंख खुली। बाहर सड़क से भी बहुत आवाज़ें आ रही थी। चारू को कोई असामान्य लड़कों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। वहाँ का डरावना दृश्य देख चारू की सांस उसके गले में ही अटक गई। उन लड़कों के चेहरे बुरी तरह कुचले हुए थे और उनकी लाशों के आसपास खून फैला हुआ था। चारू कल रात को अंधेरे की वजह से उन्हें ठीक से देख तो नहीं पाई थी, पर वहाँ पास में ही अपना दुपट्टा, जो कि एक लड़के के हाथ लग गया था जब वो चारू का पीछा कर रहे थे। दुपट्टे को पड़ा हुआ देख चारू समझ गई थी कि ये वही लड़के हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। उनके आसपास पुलिस खड़ी थी और लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उन लड़कों के चेहरे बहुत ही डरावने लग रहे थे। चारू ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद अपने को संभालते हुए चारू खिड़की के पास ही खड़ी होकर सबकी बातें सुनने लगी। पुलिस कह रही थी, लड़कों का पूरा शरीर कस के दबाया हुआ लग रहा है, जिस वजह से उनके मुंह से खून बह निकला है। वहाँ पर खड़े लोग कह रहे थे, यह सब इस प्रेत बाधित पेड़ पर रहने वाली
भूतनी ने किया होगा। जरूर वो लड़के किसी लड़की के पीछे भागते हुए इधर आए होंगे। तभी वहां खड़ा एक वृद्ध आदमी बोला, कितने सालों से इस पेड़ को कटवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये बरगद का पेड़ इस सड़क की बहुत जगह घेरे रखा है, जिस वजह से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर जैसे ही कोई इस पेड़ को कटवाने की सोचता है तो उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। या तो उसके घर में कोई मर जाता है या वो स्वयं ही इस दुनिया से कूच कर जाता है। इसलिए अब कोई भी इसे कटवाने की बात भी मन में नहीं लाता। तभी सफ़ेद दाढ़ी वाला दूसरा व्यक्ति उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, कुछ साल पहले एक अंधेरी रात में कुछ लड़कों ने इस पेड़ के नीचे एक लड़की का बलात्कार करके उसे जान से मार दिया था। तब से उस लड़की की आत्मा इसी पेड़ में भटकती रहती है। पहले भी 2-4 बार इस पेड़ के नीचे ऐसी ही बुरी हालत में कुछ मृत लड़के मिले थे। वो लड़की भूतनी बनके आज भी जो भी आवारा लड़की इस पेड़ के नीचे आते हैं उन्हें मारकर उनका खून पीती है। पुलिस ने उन लड़कों के घर का पता लगाकर उनकी लाशें उनके घर वालों को सौंप दी। चारू ने खिड़की बंद की और अंदर आ गई। वो अपने पापा के पास गई, उस पेड़ पर रहने वाली भूतनी की सच्चाई जानने के लिए। उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने भी उस मासूम के बारे में सुना है। आज से करीब 10 साल पहले तब यहाँ आसपास इतनी रिहाइश भी नहीं थी और लोग बहुत ही कम रहते थे। बारिश के दिनों में तूफान बहुत आते थे, इसलिए हफ्ते हफ्ते भर के लिए बिजली गुल हो जाती थी। पहाड़ी पर यहाँ के सरपंच जी का घर था। उनकी एक ही बेटी थी जिसके ऊपर वो अपनी जान छिड़कते थे। किसी बात पर सरपंच जी की गांव के कुछ लोगों से कहा सुनी हो गई तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए उनकी मासूम बेटी के साथ इसी पेड़ के नीचे दुष्कर्म किया। कहते कहते चारू की पापा की आंखों में पानी आ गया। चारू ने अपने पापा से उत्सुकतावश पूछा, पापा, जब आप इस पेड़ के बारे में सब जानते थे तो आप इस घर में क्यों रहते रहे जिसके आसपास किसी की आत्मा भटकती है? उसके पापा ने कहा, उस लड़के की आत्मा कभी भी किसी नेक आदमी को परेशान नहीं करती और तुझे तो कल ही उसने बचाया है। यह सब बातें सुनकर चारू का दिमाग चकरा गया। उसने खिड़की से झांककर फिर से देखा। इतना शांत सा लगने वाला पेड़ कैसे इतना कुछ करता होगा? इसकी शाखाएं उन हैवानों को जकड़ लेती होगी और नींबू की तरह निचोड़ देती होगी। चारू कुछ सोचकर वापस अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, हमें सरपंच जी से मिलकर उस पेड़ पर रहने वाली आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। तब चारू के पापा ने कहा, बेटा, सरपंच जी बेटी के गम से तो पागल ही हो गए हैं। उस लड़की की माँ तो पहले से ही भगवान को प्यारी हो गई थी। शायद सरपंच जी के घर में उनका कोई भाई रहता है तो सब एक ही कुनबे के। मैं आज ही जाकर उनसे उस प्रेत आत्मा की शांति के लिए हवन करवाने की कहता हूँ। जब चारू के पापा ने सरपंच जी के भाई से यह बात बताई तो वो हवन करवाने के लिए राजी हो गए। सरपंच जी के भाई ने हवन करवाया तो उस पेड़ से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। सबने ध्यान से सुना तो प्रेत आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, अभी तो मैं जा रही हूँ पर मैं फिर आऊँगी। जब भी कोई हैवान किसी मासूम की इज्जत के साथ खेलेगा, उस मासूम को बचाने मैं बार बार आऊँगी।